बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा का ईद स्पेशल लेकर मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ सैयद फैसल करीम। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। यकीनन अब तक शीर खुरमा जो है वो सबने थोड़ा थोड़ा चख लिया होगा और जो घरों में रिवायती नाश्ते बनते हैं वो भी बहुत कुछ हो गए भाई। होंगे। शीर खुरमे के बगैर सुबह नहीं होती और ईदी के बगैर ईद नहीं होती। तो होपफुली आप सबने आप मुझे ईद देंगे। अच्छा, ईद देंगे। ऑल राइट, ठीक है। हम इस पे दो रुकनी कमेटी की मुशावरत जरूर करेंगे। जानबदार होनी चाहिए। गैर जानबदार भी होगी, लेकिन आप सबको, पूरे पाकिस्तान को ARY न्यूज़ की तरफ से और बाखबर सवेरा की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपके बहुत अच्छे रमजान गुजरे उसी तरह ईद की ये खुशियां भी आपके लिए बहुत 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 जबरदस्त होंगी। और ईद तो नाम है खुशियों का, मिल बैठने का, गिले शिकवे दूर करने का, एक दूसरे को गले लगाने का। तो क्या ही अच्छा मौका है। और आज के दिन आप आगे बढ़ें और अगर कोई आपसे नहीं मिलता बढ़ के खुद उससे आगे मिल लें और माफ़ी भी मांग लें अगर हो सके। और हमने पूरा रमज़ान जी कोशिश यही की कि अपने प्लेटफॉर्म से हम आपको ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं जिन्हें हम आजकल फैसल दरगुजर कर देते हैं, नेकियां छोटी छोटी, यानी किसी से आप हंस के बात कर लें, हो सकता है उसका दिन अच्छा गुजर जाए, किसी का आप जज्बा बढ़ा दें, किसी का दिल, किसी की ढारस बंधा दें, तो बहुत कुछ हो सकता है। फैसल क्या कर रहे हैं? चाय पे चाय पी रहे हैं। मतलब रमज़ान में कुछ आदत होगी कि भाई ज़रा खाना पीने पे हौला हाथ रखें। नहीं भले 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 क्या आपको नहीं पता क्या है ये? आपको इतनी बड़ी चीज़ नहीं पता जो सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रही है। चाहे ट्विटर भले, फेसबुक भले, इंस्टाग्राम भले या फिर कोई भी चीज़, हर तरफ की बात कर रहे हैं, हर भले की बात, भले ही भले की बल्ले बल्ले हो रही है। और जिन्होंने ये शोरा आफाक किस्म का डायलॉग दे दिया है हमारे साथ आज वो मौजूद हैं। ईद मुबारक कहते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं अली गुल मल्ला साहब को। साईं खैरा खुशाब खुशामदी, मेहरबानी, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक आपको। जो आपका चैनल जहाँ जहाँ देखा जाता है उन सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्या बात है। ये वो डायलॉग है जी जो इस वक्त छाया हुआ है और जिसके फैसल ने हवाला भी दिया। ये जो भले है ये कहाँ से आया, किसकी इजाद है? आपका अपना इख्तिरा है? कौन, मतलब डायरेक्टर की फरमाइश क्या था? जी ये मैं अपने YouTube पे करता था। ये भले भले एक किरदार होता था गूंगा। अच्छा। गूंगा सा बजमल बोलता नहीं है। जो चीज़ मतलब कहीं ले गए किसी को लूटने के लिए मुझे ले जाते थे। अच्छा। भाई ये फलाने सूबेदार का बेटा है। हाँ। इसको आप बैठाएं, हमें ये सामान दे दें। हाँ। चावल की बोली दे दें, हम लेके जा रहे हैं बोरी, तो ये आपके पास बैठा है, फिर सूबेदार का ये बेटा है, तो वो बिठा के चले जाते। हाँ। थे बोरी लेके। हाँ। तो देर करते तो दुकान वाला पूछता है भाई पैसे कौन देगा? हाँ। भले वो कौन थे? भले फिर ऐसे ही मतलब वो मारते थे, वो फिर मैं करता रहता था। फिर फारूक भाई ने ये मेरा किरदार देखा हुआ था। तो इसमें उन्होंने फिर मुझे बोलने का मौका भी दिया, एक्टिंग का। हाँ। जो हम तो तड़प रहे थे कहीं से मौका मिले, तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बड़ा करम किया। उनकी तरफ से इनाम है मुझे, जो सारे दुख दूर हो गए, खुशियाँ आ गई। आपने एक बड़ा मासूमाना डायलॉग बोला था। हाँ। और वो डायलॉग जो था वो देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैल गया, ठीक है। और वो 24 करोड़ अवाम से आप सर्वे करें तो 24 करोड़ अवाम के दिल की वो आवाज़ बनेगा। वो डायलॉग तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी है ना? तो ज़रा एक थोड़ा सा हो जाए। मैं पहला बंदा हूँ जो आज से खा रहा हूँ, नहीं तो आप तो पूरा सुबह खा गए। भले ये डायलॉग का फिर रद्देमल क्या है और कहाँ से आया? मोहब्बतें मिली, हर जगह से मोहब्बतें मिली। मैंने कहा भाई ड्रामा है, ये फिक्शन है। हाँ। कुछ लोगों ने बोला। हाँ। मैंने कहा भाई ड्रामा फिक्शन होता है। हाँ। इसमें किसी की पार्टी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि सच को अगर ड्रामा में लपेट के बोला जाए तो लोग बुरा नहीं मानते। सर हमारे शायर थे बहुत बड़े, शेख अयाज साहब, वो कहते हैं आप सच जो है या तो पागल होके बोलें या कॉमेडी में बोल सकते हैं। क्या जबरदस्त बात है। अच्छा अब जरा तो हम आ जाते हैं कि आपकी ज़ाहिर ईद का दिन है, तो अब माशाल्लाह से इतना लोग आपको पज़िराई दे रहे हैं, तो शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी ऐसे इंटरेक्शन होता है फैन से, तो क्या होता है? शॉपिंग करने जाते हैं तो
एक मरतबा मैं शॉपिंग करने गया, बेगम भी साथ थी, बच्चे भी मेरे साथ थे, तो खूबसूरत लड़कियां वहाँ शॉपिंग मॉल में भी होती है ना, तो ऐसे दूसरी फैमिलीज भी, तो वो मुझे लेके भले इधर आओ, भले इधर आओ, तस्वीरें खिंचा रहा, मेरी बेगम वहाँ से देख रही है। बेगम कह रही है क्या हो रहा कहती है? अब दोबारा आप हमारे साथ नहीं चलना। मैंने कहा मैं अलग करूँगा शॉप। अच्छा, आपकी वाइफ ने कहा कि आइंदा मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं आना। भाई खुशकिस्मत हैं आप, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपका कितना खर्चा बच गया। भाभी आप देख रही है ना, ये दोनों मिलके क्या स्कीम बना रहे हैं। उनको तो कहना चाहिए आप मेरे बगैर शॉपिंग अच्छा करने नहीं वो जाएंगे। देख रही है क्या? अब आप नहीं कहिएगा भले इस बात पे। भले अच्छा, अब ये बताएं कि आप जब ये कैरेक्टर कर रहे थे उस वक्त आपको अंदाजा था कि इतना हिट होगा, मैसिव हिट होगा? मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमें छोटे छोटे कैरेक्टर के लिए बुलाते थे। कहीं भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आया, कोई अचानक भी हमें फ़ोन करते थे, भाई आ सकते हो अभी कभी। और आपने कभी ना नहीं की? फिर हम नहीं, हम उधर ही काम छोड़ते थे, भाई पहले इधर जाना है, क्योंकि हमें इश्क है, इससे प्यार था, तो अल्लाह ने फिर इनाम देना था। फिर मुझे फारूक भाई ने जब बुलाया, कहता है आ जाए, आपसे मीटिंग करनी, एक छोटा सा रोल है। जब बुलाया कहते हैं स्क्रिप्ट में नहीं है, तो है 2 सीन में आपके लिए लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, अगर लग गए तो ठीक, लग गया तो लगा, हाँ, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये डायलॉग आपने डालना है, ये जो भले वाला है, बकाया बोलना। तो मैंने भी ऐसे किया था, मैंने कहा ठीक है, वो बस 2 सीन करा के फिर कुछ खर्ची दे देंगे, 5000 कोई 6000, हम चले जाएंगे। तो फिर जब मैं करके आया तो मैंने बेटे को बताया कि भाई कमिटमेंट तो हो गई, कोई बिलाल अब्बास है हीरो। उसने सर्च किया, अबू ये अगर हुआ ना, ये बहुत बड़ा हीरो है, करना ज़रूर कहूँ। तो मुझे पता नहीं है, उसने कहा। तो फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई, फिर जब सीन करने गए तो वही था। और फिर दुरैफिशा साहिबा, मैंने दोनों की तस्वीर निकाली, हीरो हीरोइन की, मैंने बेटे को भेजी। मैंने कहा बेटा ये है, उसने कहा अबू ये दोनों बहुत बड़े हीरो हैं, हीरो हीरोइन। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो करते हैं। अच्छा अली भाई, गाने वाने तो सुनते हैं, मौसीकी की शगफ भी, आपने शायरी का भी, शेख अयाज का माशाल्लाह नाम लिया, गुनगुनाने का भी शौक रखते हैं? बस गुनगुनाते हैं, बड़े बेसुरे दूसरे से सुनते हैं, शौक बड़ा रखते हैं सुनने का। देखिए कोई सा भी हो ना, कोई सिंधी भी कोई गाना जी, हो, तो थोड़ा सा हमें जरा। जी मैं आपको सुनाऊंगा। नदीम की फिल्म का है, दहलीज नदीम का। साहब के बड़े फैन हैं आप। नदीम जी के हाँ, उसकी दहलीज फिल्म में, उसमें गरीब, हम वो फनकार थे ना गरीब, तो गरीब वाले ही कैरेक्टर देखते थे। अमिताभ बच्चन जहाँ गरीब हो वो फिल्म अच्छी लगती थी। तो वो दहलीज फिल्म में भी गरीब होते। वो शबनम से उसका गाना है, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, आज तू गैर सही, प्यार से बहर सही, तेरी आंखों में मेरे प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। और विद एक्सप्रेशंस, आपने एक्सप्रेशंस गौर नहीं किए, भरपूर अदाकारी के साथ। नदीम साहब वाले एक्सप्रेशन उन्होंने पकड़े हुए थे। क्या है? अच्छा अब हमें ये बताएं, शायरी भी हमने सुना है कुछ, शायरी से भी शगफ है आपका? जी शायरी तो मैं बस सिंधी में ही थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। तो सिंधी में बताऊँ क्या? जी हाँ, वो शायरी उस्ताद बुखारी की है, मुझो मज़हब धार दुनिया जे दस्तूर खां, उस्ताद अंदर सांडियो सूंह भरियो संसार, जंहिंजो नालो प्यार तंहिंजी पूजा मैं करी। क्या बात। थोड़ा सा तर्जुमा कर लूँ इसका? जी प्लीज प्लीज। कह रहा है कि मेरा मज़हब दुनिया के दस्तूर से अलग है, मैं सिर्फ प्यार का पुजारी हूँ, जिसका नाम प्यार है मैं उससे प्यार करता रहता हूँ। इससे पहले जो आप छोटे कैरेक्टर करते थे तो उस वक्त तो बड़ी मुश्किल से जेब से पैसे निकलते होंगे उनके और आप तक आते होंगे, तो उस सब यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे ज़रा बताएं, उस वक्त पेमेंट के मामले है और सैलरी भी कभी ख़त्म हो जाती थी, लाइन में बंदा लगा और ये सारी चीज़ें। हम तकरीबन जहाँ भी अपने हमारे तकरीबन 8-9 चैनल हैं सिंधी मीडिया के, वहाँ काम करते थे। सैलरियाँ लेट भी होती है माशाल्लाह, 2-2 महीने भी कभी कभी हो जाते थे। तो एक इधर भी मुझे दोस्त मिला कि उसने कहा कि पता है जब हम सैलरी पे लाइन में खड़े हुए थे सैलरी खत्म हो गई थी, हमें अगले महीने में नहीं। तो ऐसे होता था। आज तो आप हंस रहे हैं, उस वक्त तो आसान नहीं होता। उस टाइम तो ऐसा था कि बस बहुत ही गुजारा मुश्किल हो जाता था। तो अल्लाह के बड़े करम है, बरकतें जब आती हैं ना,
हर तरफ से। एक मरतबा जब ये अल्लाह ने मेहरबानी की मेरे ऊपर, भले भले की, तो एक यूट्यूबर ने कर दिया, जो एक मिस्कीन आदमी था, एक गरीब आर्टिस्ट, वो आज करोड़पति बन गया है, 3 करोड़ यहाँ से आ गए उसके। मेरे रिश्तेदार घर में आ गए, भाई इतने पैसे मिल रहे हैं हमें तो कुछ दे दे। मैं कहा नहीं आए भाई, बात ये लेकिन ये जो अदाकारी वाली चीज़ है ना, वो जो गालिब का शेर है ना कि वो इश्क का दरिया पार करना होता है, ऐसे ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो अली साहब आपसे मिलके बड़ा ज़बरदस्त लगा, बहुत मज़ा आया। आखिर में जाते जाते हम चाहेंगे कि आप एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मैसेज जो है वो हमारे देखने वालों को ज़रूर दें, ईद के हवाले से। अपने चाहने वालों को भी वो मैसेज दें आप। बिस्मिल्लाह। पहले तो फिर आखिर में भी आपको सबको ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से हज़ारों ईद ऐसी आप मनाते रहें और खुशियों के साथ अपने प्यारे मुल्क, प्यारे वतन का ख्याल रखें। यकीन करें, जब हम बाहर जाते हैं ना, फिर अपने मुल्क का बहुत एहसास होता है। यहाँ हम बड़े आज़ाद हैं, अपने मुल्क में हर कोई आज़ाद होता है। बाहर जब जाते हैं ना, आपकी चेकिंग होती है, ये वो, फिर पता चलता है आपको कि आप गैर मुल्क में हैं। अपने मुल्क का ख्याल रखें, बहुत हसीन मुल्क है आप, ये बहुत आबादी वाला मुल्क है, ये मौसमों वाला मुल्क है, प्यार करने वाला मुल्क है। आई लव सलामत। क्या बात है अली गुल मल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। और आपने हमारे शो को 4 चांद लगाए, और जो लोग चाह रहे थे आपसे मिलना, आज यकीनन बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। अभी हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो और भी ईद के वाले से चटपटी बातें होंगी, मज़ेदार गॉसिप से होंगे, और कुछ मज़ीद गेस्ट भी हैं जिनसे आपकी करानी मुलाकात। हमारे अपने साथ रहना है। ईद का दिन है, और हमने जैसे आपसे वादा किया था, हम ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ आपसे आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेहमान हैं आज वो हमारे शो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर नेशनल असेंबली शेर अफजल मरवत साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। भाई तो शेर अफजल मरवत साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। सबसे पहले ये बताइए कि रमज़ान कैसा गुजरा आपका, ईद कैसी गुजर रही है? तो ये रमज़ान हमारा कुछ इत्मीनान से नहीं गुजरा, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो तकालीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ था आज से 2 साल कबल, उसमें मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। अल्लाह करे ईद हमारी खैर से गुजर जाए। तो बड़ी मसरूफियत आपकी रहती होगी, ज़ाहिर है, कभी रैलियाँ, कभी जलसे, कभी आप पार्लियामेंट को टाइम दे रहे हैं, फिर ज़ाहिर है पार्लियामेंट के लिए इस्लामाबाद आना पड़ता है। तो ये बताइए कि आप फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। टाइम निकालना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि मेरा दफ्तर और अदालतों में, नेशनल असेंबली में, हल्के में मसरूफियात इतनी गुनागू हो गई है कि अब कुर्बानी फैमिली को देनी पड़ रही है। फिर भी इलाके में अब मैं निकल रहा हूँ, वहाँ हमारे यहाँ ईद के अपने रिवाज हैं, रसूम हैं। चूँकि हल्के ने बड़ा एतमाद किया है, 72,000 लीड से जितवाया है, तो लोगों का हक है कि उनके बीच ईद गुजारूँ। तो ये 2-3 अयाम जो हैं अब हल्के में गुजारा। अच्छा, ईद जो है आपने कहा हल्के में, इलाके में गुजारते हैं, तो ये शहर की ईद, गांव की ईद, कितना फ़र्क देखा आपने इसमें? ईद की जो सुबह होती है उसमें हर घर में जो हमारा ट्राइब है उसमें 1 या 2 डिशेस पकी होती है रात को, यानी 3 बजे डिश बनाते हैं। और वो हमारे ख़ानदान, मिसाल के तौर पे 28 फैमिलीज़ हैं, तो 28 डिशेस आ जाती हैं मस्जिद में। और सुबह की नमाज के बाद उस 28 फैमिलीज़ के लोग जो बिल्कुल हम नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं, वो फिर बैठ जाते हैं। इनमें अमूमन ऐसे होते हैं कि हमारे सियासी इख्तिलाफात होते हैं अपने ही ख़ानदान में, या बोलचाल किसी से बंद होती है, तो वो सब आ जाते हैं। और उस दिन फिर हम इकट्ठे 6-6, 7-7 की टोलियों में बैठ के वो डिशेस खाते हैं नमाज के बाद। अच्छा। और इस दौरान हाथ भी मिला लेते हैं, हाल चाल भी पूछ लेते हैं। तो मरवत साहब, ज़ाहिर है अब जितनी पोलराइज्ड हमारी सियासत हो गई है, एक ही फैमिली में कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई किसी को, तो आपके ख़ानदान में तो ऐसा नहीं होता कि सियासत की वजह से इख्तिलाफात होते हो?
फजरमान का जो दामाद है वो मेरा भतीजा लगता है। ओह अच्छा। तो उनके साथ अभी ताज़ा इलेक्शन में इख्तिलाफ रहा है। उन्होंने मौलाना फजरमान का साथ दिया, जबकि मैं उनका खून हूँ, एक ख़ानदान है, एक घर है, तो इस वजह से हमारी बोलचाल बंद हो गई। अच्छा मरवत साहब, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है ईद के मौके पे? ईद पे हमारी अपनी ट्रेडिशनल डिश जो है वो पेंडा है, और इसके साथ हमारी अपनी एक हमारे गांव या हमारे कबीले की एक स्पेशलिटी है, उसको हलवा कहते हैं और उसका नाम है डोदी हलवा। और उसके सीखने का जो आर्ट है, तरीका, वो सिर्फ हमारे लोगों ने सीखा हुआ है। ये पाकिस्तान में या हमारे ज़िले लकी मरवत में और लोगों को इसका तरीका नहीं आता है। तो रिवायती खाने आपने बताया बड़े डिफरेंट किस्म के हैं, तो कभी भिजवाएं हमारी तरफ भी? कराची भिजवाना मुश्किल है, इस्लामाबाद में मैं मंगवा सकता हूँ। अच्छा, चले, ये अच्छी बात आपने की। ये बताएं मरवत साहब, कुकिंग वगैरह का शौक है? खुद कुछ बनाते हैं? लस्सी भी बना सकता हूँ दही से। अच्छा ये बताइएगा, बचपन की ईद और अब की ईद बड़ा फर्क आ गया है, हम महसूस करते हैं। आपको क्या फर्क महसूस होता है? अब कैसे वैसे ईद गुजारते हो, पहले कैसे होती है? बचपन में जिम्मेदारियाँ नहीं थी और वालिदैन के साथ फिरा करते थे, उनकी उंगली पकड़ के। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने हमें शमला या लुंगी जिसे कहते हैं वो पहनना सिखाया। फिर किस तरह ईद की नमाज़ पढ़नी है, ये रसूम रिवाज, अजीज़ व अकारिब से मिलना, और ये पटाखे छोड़ना, छोटे छोटे पटाखे ईद में जो होते हैं। फिर ये जो मेले लगा करते थे, इनको एंजॉय किया करते थे। जो बच्चों की ईदें होती थी, ईद तो होती बच्चों की है। बुजुर्ग जो हैं वो तो, अब हम पुरानी यादों को जब याद करते हैं दिल से ठेस निकलती है। अच्छा मरवत साहब, ये बताएं कि आपकी वैसे तो अब फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, इन फ़ैन फॉलोइंग में ये जो है तादाद किसकी ज़्यादा है, मर्दों की है या ख़वातीन की है? मैं तो जब मिलता हूँ तो ख़वातीन भी मिलते हैं, मर्द हज़रात भी मिलते हैं। बाकी मुझे अंदाज़ा होता है ट्विटर से और टिकटॉक से फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि लोग बहुत मोहब्बत देते हैं। सड़कों पे, मार्केट्स में, पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं कहीं खाने के लिए, तो हर वक्त ये तस्वीर, सेल्फियाँ और वीडियो बनाना, इसी में काफ़ी वक्त सर्फ होता है। और ये लोगों की मोहब्बत है, वरना कोई ऐसे सुरखाब के पर हम में तो नहीं लगे हैं कि लोग अपना वक्त ज़ाय करें, ख्वाहिश का इज़हार करें कि जी वीडियो बनाएं या सेल्फी बनाएं। ये सारा दिन लगा रहता है। अच्छा आपने कहा कि तस्वीरें, सेल्फियाँ, ज़ाहिर अब ज़माना सेल्फियों का है, तो अब जब ये आपकी सेल्फियाँ, तस्वीरें आती हैं तो घर में कोई मतलब खटपट, कोई इख्तिलाफ तो नहीं हो जाता इसको लेके? पहले तो नहीं होता था, लेकिन कभी कोई खूबसूरत खातून साइड पे खड़ी हो जाती हैं, तस्वीर या वीडियो बना लेती हैं, तो घर में शामत आ जाती है। अच्छा, यानी होम मिनिस्टर से डर लगता है आपको कि अल्लाह ताला ने बीवी की शक्ल में ऐसी एहतसाब की फैक्ट्री खोली है हर घर में, कि मेरा ख्याल है कि अमान कोई मांगे ना तो खातून खाना से मांगे। ये कुछ भी कर लें, बदमाशी कर लें, आंखें निकाल लें, एट द एंड ऑफ द डे हथियार डालना पड़ते हैं। अच्छा ज़ाहिर है, अब ज़रा इस पर आते हैं। आपके ने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बतौर जज आपने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब आप सियासत में आ गए हैं, आजकल बुकला बड़े सियासत में आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क महसूस होता है दोनों कामों में? हुकूमत की नौकरी में लोग एहतराम देते हैं, वो मतलब का होता है। जहाँ पे आप जज लगे या अफसर लगे हैं, वहाँ के ज़िले के लोग आपको एहतराम देते हैं, लेकिन आंख उजल पहाड़ उजल। और दूसरी बात ये ना कि वो इसमें फ़र्क ये है कि उसमें ये था कि आराम था, उसमें ये पकड़ दकड़ नहीं थी, लोग डरते थे।
इस जिंदगी में जो है आप समझें कि पहले पुलिस वाले थे, अब अपने आप को हम ये पकड़ दकड़ के तनाजुर में चोरी समझते हैं। अच्छा मरवत साहब, आप उन सियासतदानों में हैं जिनकी मीम्स आजकल धड़ाधड़ बन रही हैं, काफ़ी मकबूल भी हो रही हैं। अब इसके पीछे क्या सीक्रेट है? मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि मीम्स उस शख्स की ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं जिस शख्स की शख्सियत को कबूलियत हो। अच्छा। दूसरी बात ये है कि मैं चूंकि वकील हूँ, जज रहा हूँ और अपने पेशे में काफ़ी डिग्रियां मैंने लिए हैं, अदब से लगाव रहा है, तो सवाल और जवाब में हाजिर दिमागी और वकील के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हर दूसरा सवाल का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। मतलब ये बताइएगा, आप तो आकर आप छा गए और बड़ी कम टाइम में आपने अपना नाम बना लिया, तो क्या इसकी वजह वो आपका एक इंटरव्यू जिसमें आपसे पूछा गया था, प्रोग्राम जारी रहा, फिर जो आपने एक जुमला बोला था, तो क्या वो वजह है? ये लफ्ज जो था ना, बढ़ गया, ये मैंने जिंदगी में पहली दफा मीडिया के सामने इस्तेमाल किया। अच्छा। बल्कि मैं चूंकि डेरा इस्माइल खान में जज रहा हूँ 2-3 दफा, तो ये लफ्ज मैंने वहां से सीखा था। अच्छा। लेकिन कभी गुफ्तगू के दौरान ज़हन में ये लफ्ज कभी आया ही नहीं था कि मैं उस लफ्ज को बोलता। उस शाम को जिस अंदाज में उस साफी अब्बासी साहब ने सवाल किया, बस ऐन अचानक ये लफ्ज जहन में आया और मुंह से निकल गया, और ये मैंने पहली दफा बोला। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि ईद के बाद का प्रोग्राम क्या है? आज बहुत सारी चीजें नामुमकिन नजर आ रही है। अच्छा। लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में शायद मुस्तकबिल करीब में मैंडेट पीटीआई के पास वापस जाएगा। ये निज़ाम जो है इसके शिकंजे से पाकिस्तानी निकल जाएंगे, लोगों को बुनियादी हकूक़ की आज़ादी मिलेगी। तो ये बात याद रखें कि ईद के बाद हम एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसी तहरीक या जदोजहद शुरू करने जा रहे हैं जिसका मंतकी अंजाम जो है या हकीकी आज़ादी है या फिर दायमी सरनगू होना है। अच्छा, आपके जो सियासी हरीफ हैं शरीफ बरादरान की अगर हम यहाँ पर बात करें, उनको आप ऐसे क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, एक का प्रोग्राम तो बढ़ गया, रह गया छोटे का, जी। इंशाल्लाह वो भी बड़े के रास्ते पे अनकरीब गामजान होगा। अच्छा, कुछ अगर मौसीकी की वगैरह की बात कर लें मरवा साहब, वैसे तो आपकी बड़ी खड़ाक जैसी पर्सनालिटी है, लेकिन मौसीकी से शगफ है, गाने वाने सुनते हैं कुछ? मुझे हाँ, म्यूजिक में जो है मुझे पश्तो म्यूजिक और पर्शियन म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा, तो क्या आप उर्दू गाने भी सुनते हैं? किस तरह के गाने सुनते हैं? कव्वालियाँ पसंद थी। एक वो कहते हैं बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अब ये ना हो कि आप ये समझना शुरू कर दे कि एक बोतल का कोई शौकीन है। मैं न शहद वाली का शौकीन हूँ और न दूसरी का। अच्छा मरवा साहब, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है, ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? 3 अयाम होते हैं और इस अयाम में अपने अजीज़ व अकारिब की तकालीफ का और उनकी मजबूरियों का, उनकी कमज़ोरियों का लिहाज करना चाहिए। अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो असल में आपकी ईद तब है और वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। ये दिन गुजर जाते हैं, फिर आदमी याद रखता है कि मेरी वालदा, मेरे वालिद हमारे साथ यूँ इस तरह शफ़क़त से पेश आते थे। पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक हो। अल्लाह आपको पाकिस्तानियों सही मानों में हर रोज़ आपकी हर दिन आपका ईद हो और हर शाम आपकी चांद रात हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शेर अफजल मरवा साहब हमारे साथ थे, और आपको भी एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और
हमने जी जैसे वादा किया था कि हमारे शो में आएंगी पर्सनालिटी, सियासत से भी, शोबिस से, तो वो हमने अपनी मुलाकात करवा दी। तो ईद जो है वो सबके लिए होती है, चाहे छोटे हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे पूरे साल तो सरासीमगी का माहौल रहता है, नाम सुनते ही जो है वो हमें अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ भी जो मनाने वाले होते हैं वो ईद मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं जी जेल की ईद की। जेल में कैद खवातीन और बच्चे, उनके लिए खास एहतमाम किया जाता है ईद के दिन, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। तो हम आपको दिखाते हैं वो लोग कैसे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। मीठी ईद खुशी का त्यौहार है और खुशी का त्यौहार सबके साथ मिल के मनाया जाता है। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल विमेन जेल कराची में और यहाँ देखते हैं कि सेंट्रल विमेन जेल कराची में जो कैद खवातीन हैं वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करती हैं। तो आइए चलते हैं। अब हम सेंट्रल विमेन जेल के बिल्कुल अंदर पहुंच गए हैं और जिस दरवाजे के सामने मैं मौजूद हूं, ख़ास तौर पे जब हम खुशी का इवेंट होता है, हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, तो उसको चार चांद लगा देता है। सुर और साज का बड़ा गहरा ताल्लुक। अच्छा, और जब ये ताल्लुक जो है वो दो लोगों का भी आपस में ताल्लुक का जरिया बन जाए तो सोचे क्या ही ज़बरदस्त बात होगी। आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं है का नामवर बैंड है सवाल। अच्छा, अब इसकी जो स्टोरी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी दिलचस्प है। फराज सिद्दीकी और इकरा आरिफ, अब ये दोनों साथ पढ़ते थे। फराज जो थे वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे बहुत अच्छा, इकरा जो थी वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जुगलबंदी जो है वो पूरी उम्र की जो है वो साथ ही कर ली जाए। अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सवाल बैंड के फराज और इकरा से। अस्सलाम वालेकुम फराज और इकरा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी जनाब, बहुत बहुत। तो वैसे हमने तो थोड़ा बहुत नाजरीन को बता दिया और आई एम श्योर लोग आपके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये कैसे हुआ कि अलग दोनों के सब्जेक्ट थे, फिर सोचा कि बैंड बना लें, तो आगाज़ कैसे हुआ? म्यूज़िक ने आप दोनों को करीब किया, कैसे आए एक साथ म्यूज़िक की तरफ? सदफ, इसका जवाब मैं दूंगी कि मेरी रैगिंग की थी इन्होंने, अच्छा। बहुत ख़राब वाली। फिर रैगिंग के दौरान मुझे इन्होंने कहा कि कुछ सुनाओ, और बीइंग ए फाइन आर्ट स्टूडेंट इतना वो नहीं था मुझे आइडिया, मगर मैंने फिर भी इन्हें एक सॉन्ग सुनाया। तो कहते हैं कि मैं वैसे अगर किसी के साथ प्ले नहीं करता, अगर तुम गाओगी तो तुम्हारे साथ प्ले कर दूंगा गिटार। ओके। तो फिर उसके बाद अभी तक ये प्ले कर रहे हैं। ये आपने अच्छा कहा। अब दोनों का बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे शो को चार चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। बहुत क्या बात है। तो हमने भाई हमारी तरफ से ईदी हो गई है, ड्यू हो गई है आप हमारे देखने वालों को। हो गई है। और अब हम जो है एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो एक और दिलचस्प मेहमान आपका वेट कर रहे हैं। तो आपने जाना कहीं नहीं है, बैठे रहना है, हम ब्रेक लेके आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ईद का शो है और ऐसे कैसे हो कि हम सियासी शख्सियात से आपकी मुलाकात ना करवाएं, लेकिन आज जिन सियासी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उन्होंने बड़ी जल्दी अपनी जगह बनाई है। और कहते हैं बहुत कम ख़वातीन पॉलिटिशियन हैं जो जब आती हैं टॉक शो में किसी भी हवाले से बात करने, तो जो सामने वाला जो होता है ना, बस फिर उसे मौका नहीं मिलता है। तो ऐसी ही शोला बयान पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ नाज बलोच मौजूद हैं और अपने हस्बैंड नदीम यूसुफ के साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को ईद मुबारक सबसे पहले तो। एंड आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आई वाज सरप्राइज, लाइक मुझे तो अचानक बिठाया गया, मेरी हालत भी देख लें आप। प्लेजेंट सरप्राइज दिया ना। हाँ बिल्कुल। तो बस सो लेडीज फर्स्ट, मैम नाज कैसी गुजर रही है ईद, कैसे गए रमज़ान, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इसके दौरान, तो ये बताइए कि कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईद मुबारक आपको और तमाम देखने सुनने वाले लोगों को, जो पूरे पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जो देख रहे हैं, सबको ईद मुबारक। और फैसल और सदफ, आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के इस पुरमसरत मौके पे मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों के दरमियान आपका शुक्रिया, आपने ईद के दिन टाइम निकाला दोनों जी। और माशाल्लाह माह रमज़ान बहुत बाबरकत महीना, बहुत अच्छा
महीना इबादतों का महीना है और इस महीने में कोशिश पूरी की कि जितना हो सके जो है वो अपनी इबादतों के सिलसिले को जारी रखें। और फिर उसके अलावा साथ साथ जो है वो दुनियावी मामलात अगर आप देखते हैं तो सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा मसरूफियत सियासी हवाले से भी रही। आपसे पूछते हैं नदीम भाई, ज़रा बताएं हमें कि कितना खर्चा करवाती हैं? नाम तो इनका नाज है, तो अपने नाज भी उठवाती हैं, ये बताएं। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो आजकल के दौर में जिस तरह ख़वातीन खर्चा करती हैं और एक लंबी लिस्ट होती है, हर फंक्शन के लिए अलग ड्रेस, उस सेंस में अगर मैं देखता हूँ तो ऐसा नहीं है। इनकी तबीयत काफ़ी सादा है, यानी कि ओकेजन्स में जो है जो बस एक अच्छा डिसेंट लिबास होगा और बस दिल को शिल गो फॉर है। तो इतना खर्चा वगैरह का वो जो समझ रहे ना वो नहीं है। बड़ी शॉपिंग में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है कि हम बाहर किसी दुनिया में कहीं किसी मुल्क में जाते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि भाई ये भी उठा लो वो भी उठा लो। नो, वो जो एग्जैक्टली उसको पता चलेगा कि भाई ठीक है ये भी इस वर्थ की है और मुझे अच्छा मिल रहा है स्टाफ, तो फिर वो ले लेती हैं। तो अदरवाइज शी इज़ वेरी गुड इन शॉपिंग आई वुड से। अच्छा, किफ़ायत शारी बहुत किफ़ायत शारी, फजूल खर्ची नहीं करती। मुझे ये बात पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। हमारी जो पॉलिटिशियन है वेल ड्रेस्ड होती हैं, अच्छा उनका ज़ौक़ है। तो आप तैयारी पार्लर वगैरह का भी ऐसा हुआ है इनको लेके गए, बाहर वेट करना पड़ा एक आम शौहर की तरह? ये अब तो पॉलिटिशियन है, ज़ाहिर है लोग पहचानते हैं, लेकिन कभी ऐसे भी लाइफस्टाइल में हुआ है कभी ऐसा? शौहर कोई भी हो आम ही होता है, किसी का भी हो आम ही रहता है क्योंकि वो शौहर होता है। ये नहीं चाहिए। बात ये है कि यह शोहर आम है तो हम वैसे आम ही हैं सियासतदान। ये मैंने देखा वो ये है कि हम पब्लिक में उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं और उनके साथ बातें भी करते हैं। लोग आते हैं, मिलते हैं नाज से और उस दौरान फिर पूछते हैं सवालात और वो सारी। तो हम उसी तरह की एक हमारी लाइफ है कि हमें जो है अगर इंतज़ार भी करना पड़ता है मुझे तो आई वुड लव दैट। इसका मतलब किया ये बात आई वाज वेरी पेशेंट। लाइक शॉपिंग में आपको पता है कितना आपको सब्र चाहिए होता है, तो वो किया जाता है। एक दुकान से थोड़ी कोई चीज़ खरीदी। ये सब्र करते हैं, मैं शुक्र करती हूँ। और सब्र शुक्र में जिंदगी गुजर रही है। क्या जबरदस्त बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पेशेंस और टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। मियां बीवी का रिश्ता तो हॉट एंड कोल्ड का है, तो जब कभी अनबन होती है, ये तो मैं पूछूंगा नहीं कि जाहिर सी बात है कौन मनाता है और कौन नाराज़ होता है, तो बड़ा एविडेंट है, ये तो दुनिया का उसूल है। लेकिन जब कभी मैम नाराज़ होती हैं तो क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं आप मनाने के लिए? गुनगुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं, या फिर और आजकल तो लोग मीम्स भी भेज देते हैं। हाँ, या फिर आप घर के बाहर लॉन में बैठने को तरजीह देते हैं? देखिए मेरे साथी तो आई थिंक द लास्ट वन आई वुड से कि वो अभी के लिए आप कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्योंकि सारी बात है फेज होता है, हर शादी में भी फेज होता है। तो वो फेज में शायद ये फेज शायद लास्ट है कि हम लॉन में बैठ जाते हैं, बैठ के आराम से चाय पी लेते हैं थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में लेट्स गो फॉर समथिंग, और कुछ भी कह के कोई बात ज़रा मौजू से हट के कोई कर दे तो फिर शायद फिर मामला सही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, बनाने की जरूरत नहीं। वैसे आप लोग मिले कैसे थे? तब भी ये पॉलिटिशियन थी में थे सारे वो जर्म्स थे पॉलिटिशियन वाले? देखिए पहले तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं कि सियासत जो है वो बचपन से देखी और आँख खोली, क्योंकि सियासी घराने में हर इलेक्शंस वालिद ने इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट किया, लेकिन सियासत में जो मैंने खुद अमली तौर पे हिस्सा लिया वो शादी के बाद शुरू किया सियासी अपना ज़िंदगी का सिलसिला। यू नो मैं आई बिलोंग फ्रॉम बलोच फैमिली और मेरे हस्बैंड का ताल्लुक ही इज़ अ टिपिकल लाहौर के जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ है, लाहौर से हैं। तो ये 2 डिफरेंट जो है वो कल्चरल जो है वो बैकग्राउंड्स हैं ना, लेकिन ये जो 2 मुख्तलिफ जो है ट्रेडिशन और वैल्यूज़ और कल्चर से जब लोग होते हैं तो उनके डेफिनेटली शुरू में तो बड़ी सोच होती है, वालिदैन को भी लगता है कि पता नहीं यू नो हमारा शायद माहौल बैठना उठना डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, लेकिन बाद में जाके सब कुछ इतना अच्छा लगा कि यू नो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना रिस्पेक्ट मैंने अर्न किया अपने इन-लॉज से अल्हम्दुलिल्लाह, that I feel blessed. Please talk us through your childhood की ईद versus आज की ईद। चाइल्डहुड की ईद वर्सेस आज की ईद में बहुत फ़र्क है। चाइल्डहुड की ईद में जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी
और चाइल्डहुड की ईद में जैसे कपड़े वैसी चूड़ियाँ वैसे जूते और वैसे ही जो है एक्सेसरीज, वैसे ही पर्स, इयररिंग्स, छोटा वाला। हाँ जी बिल्कुल सब कुछ, और भी रखनी है ना उसमें। वैसे ही हेयर क्लिप्स और वैसे ही पोनी टेल्स और हर चीज़, और पूरा एहतमाम होता था डे 1 के कपड़े, डे 2 के कपड़े, उसकी ज्वेलरी और उसकी चूड़ियाँ, रात को चूड़ियाँ पहन कर हाथ में मेहंदी लगा के, और फिर उसके बाद सो जाया करती थी, और जब सुबह उठती थी तो पूरी मेहंदी हाथ में फैल चुकी ऐसे ही होती थी, होता था। और उसके बाद रोना शुरू होता था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन बहरहाल वो बचपन की जो ईद होती है वो बहुत ही एक वो कहते हैं ना कि बच्चियां तो ज़्यादा ही कलरफुल, वाइब्रेंट, और उनके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, कपड़ों से लेके जूतों से लेके तमाम फैशन अपना पूरा मुकम्मल करती हैं। तो बहुत अच्छी ईदें जो है बचपन की गुजरती रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा कितनी ईदी ले ली है इन्होंने आपसे, कितनी ईदी ले लेती हैं आप वैसे? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आई विल बी वेरी ट्रुथफुल, हम लोगों का ये वाला फॉर्मल सिस्टम हाँ, है। फिर क्या मजा ईद का? हाँ, जरूरत नहीं है। He's lucky. He's lucky. नहीं, हमारे कोई ऐसा शॉपिंग में भी formal खर्चा नहीं करा रही, शॉपिंग ईदी भी पे नहीं भी ले रही। बड़ी सादगी पसंद। तो अच्छा, और दूसरी बात आपको बताऊं, ईदी की फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन ईदी बच्चों को अब देते हैं फैमिलीज लेकिन में, इन्हें दोस्तों के birthday और बच्चों शादी की को। सालगिरह याद रहती हैं कि नहीं? बर्थडे याद रहती हैं। ये भी बर्थडे कमाल वैसे कब होती है ये तो बता दें। बर्थडे आपकी बर्थडे 4th of October होती है हर चलो, साल, good. और ये तो हाँ भाई, ये तो ये टेस्ट में पास हो गया, ये टेस्ट में 4th पास of हो गया। October, ये एग्जैक्टली क्यों नहीं भूल सकते, कि भूल नहीं कहते हैं सकते ये खवातीन दिन। जो है ना उनको क्यों डेट्स याद नहीं भूल रहती हैं। सकते। हम भूल नहीं चाहते, भूल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि जरूरत है। और बर्थडे में मुझे आई गेट अ वेरी लवली प्रेजेंट, और एक सरप्राइज मिलता है ज़रूर कुछ ना कुछ, विच रियली मेक्स मी फील गुड। हाँ, बर्थडेज को थोड़ा सा हम लोग करते हैं, थोड़ा करना ज़्यादा। भी चाहिए। वी विश कि आप इसी तरीके से पाकिस्तान को सर्व करते रहें, हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आली, ईद की खुशियाँ इसी तरह जारी और सारी हैं। खवातीन पूरे रमज़ान ख़रीदारी कर रही होती हैं और उनको ईद का ड्रेस लेना होता है, फिर ईद के दिन बड़ा मसला हो जाता है, आपने सारा दिन किचन में लगाना है, तो फिर आपके ना बालों में ब्लो ड्राई रहता है, ना मुंह पे मेकअप रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि ईद भी मना ली जाए, किचन में काम भी हो जाए, और आप जी अच्छे कपड़ों के साथ अच्छे आपने आपका हेयर स्टाइल भी हो और आपका मेकअप भी एकदम ज़बरदस्त किस्म का हो। ये ऐसा मसला है जिसको हल करना बड़ा ज़रूरी हो और जाता इस मसले पे मैं शायद कुछ भी ना बोल पाऊँ। है। लेकिन ये मसला है बहरहाल। तो इस पर हम बात करते हैं जी। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सारा ज़ीशान, ब्यूटिशियन हैं, और वो हमें कुछ ज़बरदस्त टिप देंगी जो यकीनन हम आज के ईद के जितने भी हमारे दिन हैं उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सारा, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। तो हम इमेजिन करें हमारे पास टाइम नहीं है, ईद का दिन है, अब क्या करें? क्लेंजिंग वगैरह, मेकअप क्या करें? उसका सिंपल वे है, क्योंकि किचन से ही मैं मोस्टली रेमेडीज़ अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी गाइड कर रही होती हूँ। टमाटर ऑल द टाइम हमारे किचन में अवेलेबल है। आपने एक रेड टमाटर लिया, उसको सेंटर से कट किया, 2 से 3 सेकंड्स के लिए उसको फ्रीज़र में रख दिया, उसके बाद उसको स्किन पे अच्छी तरह स्क्रब करके 5 सेकंड्स के लिए छोड़ दिया। नॉर्मल टैप वाटर से आप रिंस आउट करें, आपकी स्किन के पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे, आपका जो ऑयल के ग्लैंड्स ओपन थे वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, और आपका बेस भी लास्ट करेगा। अच्छा, ज़बरदस्त बहुत। और टमाटर में क्योंकि ब्लीचिंग एलिमेंट है तो वो स्किन को ग्लो की तरफ भी लेकर आएगा, स्किन को फेयर भी करेगा, और वो जो डेड स्किन है वो भी रिमूव करेगा, रिमूव हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अब बाकी क्या बालों में भी बहुत सीबम आ जाता है, बिकॉज अब तो वेदर भी ऐसा है, फिर कराची में तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो क्या करें इसके लिए? बालों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप फिर वो ये कि मैं थोड़ी सी आदत है एज ए ब्यूटिशियन में स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि अभी जैसे ईद है, मेरे पास खुद भी टाइम नहीं है, मेरे घर पे गेस्ट भी आने हैं, मुझे अपना सैलून भी देखना है, मुझे खुद को भी रखना है, तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मल जो मेरा शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ मैं उससे अपने बाल जो हैं वॉश करूँगी, उसके बाद कोई सा भी अच्छा हेयर मास्क ले लूँगी। मास्क अवेलेबल नहीं है तो मैं किचन से मायोनीज़ ले लूँगी। 4 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ ले लिया, प्लेन वाला। ओके, ठीक है, 4 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ लिया, उसमें 2 टेबल स्पून अगर कोकोनट ऑयल अकॉर्डिंग टू वेदर गर्मी है मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसको ऐड करूँगी। अच्छा सा मास्क प्रिपेयर करके बिफोर शैम्पू मैं ये मास्क 25 मिनट्स के लिए अप्लाई करूँगी, फिर अपना सर वॉश करूँगी, उसके बाद अच्छा सा ब्लो ड्राई करूँगी। और जहाँ तक ब्लो ड्राई की लास्टिंग की बात है, मूज़ ले लें। आप मार्केट में बहुत सारे मूज़ मौजूद हैं, आप अच्छे से मूज़ अप्लाई करें अपने बालों में, उसके बाद अपना ब्लो ड्राई करें और अच्छा सा हेयर स्प्रे अप्लाई करें। लेकिन हेयर स्प्रे का भी मैं यही बोलूँगी कि आप चेक करके
अच्छी प्रोडक्ट लेंगे तो आपके बालों का लॉस भी कम होगा, हेयर फॉल भी कम होगा और आपका बाल जो है वो स्टे भी करेगा, आपका जो होल्ड रहेगा अच्छा। लेकिन वही है फिर प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, और आपने जिक्र किया कि पार्लर का, तो भाई ये सीज़न मेहंदी का बड़ा होता है, तो मुझे तो टाइम नहीं मिला मेहंदी लगवाने का, लेकिन कौन से वैसे डिज़ाइन आजकल बड़े इन हैं? अरेबियन मेहंदी बहुत इन है। छोटे छोटे बंचेस आपने देखे होंगे आजकल बहुत भरा हुआ, वो ब्राइडल्स के अलावा पार्टी में नहीं लग रहा। तो अरेबियन मेहंदी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रही है, छोटे छोटे बंचेस होते हैं, हाथ अच्छे लग रहे होते हैं उसमें। मेरा एक सवाल है अब फाइनली, मेरा ये सवाल ये है कि क्या चांद रात पे मेहंदी लगाना ज़रूरी है? कितना तंग है ये इस बात से भाई, तो लड़कियां तैयार ना हो तो फिर क्या करें? तो एक दिन पहले लगाना लगा सकते, कोई पाबंदी तो नहीं है ना? ये ज्यादती हो जाएगी क्योंकि हमें बर्तन धोने हैं। सहरी अफ्तारी में तो हम लोगों ने धोए बर्तन तो धुलवाने बंद करें उनसे, जब भी तो जाके उनकी मेहंदी रचेगी और बस यही है। तो एक दिन पहले पेपर प्लेट पे खा ले लेकिन प्लीज कंटिन्यू, ये मेरा एक सवाल था जैनवन, इसके अलावा कुछ ये अब आप जवाब दे दें, हो सकता है बहुत सारे आदमी हैं उनका यही सवाल। मुझे अभी एक्चुअली टाइम नहीं मिला खुद भी मेहंदी लगाने का, लेकिन मैं ये क्या करती हूँ कि अगर मुझे सडन ईद वाले दिन भी लगाई है तो मैंने ग्लव्स रखे हैं, मैं ग्लव्स पहनती हूँ, डिश वॉशिंग कर लेती हूँ। हो गया बर्तन लेकिन आपने धोने, ये आपने जुल्म कर दिया, ये आपने जुल्म कर दिया। माफी नहीं है ना हम लोगों को, क्योंकि डिश वॉशिंग तो हम लोगों के लिए ऐसे जैसे लिख दी गई है। डिश वॉशिंग कर सकते हैं आदमी, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, करनी चाहिए, पार्टनर बनना चाहिए और इन कामों में भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने ज़बरदस्त हमें टिप्स बताई। ये दिन हम ये कर सकते हैं, खास तौर पर जो टमाटर वाला जो आप मास्क मुंह पे लगाएंगे, उससे क्लेंजिंग करेंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। एक ज़माना था फैसल जब ना ये सोशल मीडिया था, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, एक्स कुछ भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। उस ज़माने में एक गाना इतना मशहूर हुआ कि उस दौर से लेकर आज तक इसकी मुतादिद जी कॉपीज़ सामने आ गई हैं, और मेरे ख्याल में 40 साल का टाइम तो गुजर गया होगा। शादी की कैसेट्स में दोनों तरफ साइड ए साइड बी दोनों तरफ वो गाना होता था, और अब तो मतलब कि ये ज़माना आ गया है, आज तक वो गाना जो है उसके रीमिक्स बनाए जा रहे हैं, उसको कॉपी किया जा रहा है। उस गाने की जो हवा चली है ना, वो ऐसी चली है कि फिर वो हवा हवा ए हवा, अब तो समझ गए होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे बहुत सारे गाने जिन्होंने पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री को हिला के रख दिया और एक नई जहत दी है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हसन जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक, आपके सारे लिसनर देखने वाले व्यूअर्स सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। जो जितना पुराना वो गाना था आज भी उतना ही तरोताज़ा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप जितने पुराने, लेकिन आप भी उतने तरोताज़ा हैं। तो इस तरोताज़गी की वजूहात क्या? बिल्कुल आपने कवर कर दिया, वरना मैं कहता जितना पुराना गाना उतना मैं नया हूँ। इसकी वजह यह है कि फिटनेस के लिए आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। आप फिटनेस ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। जो फिट है वही हिट है। तो हसन भाई चले यही से आगाज करते हैं। हवा हवा जो है उसकी जो ज़बरदस्त पजीराई, और वो आज अब बॉलीवुड में भी वो कॉपी हुआ है। हम तो हवा के दोष पे पड़ोस मुल्क चला गया। हसन भाई इस पूरे गाने की जर्नी हम तो सिर्फ इतनी सी जानते हैं ना, लेकिन आप बताएं। 86 में रिकॉर्ड किया था हमने, 87 में लॉन्च हुआ था। ईद रिलीज कहलाती थी उस जमाने में। एल्बम लॉन्चिंग हुआ करती थी, बड़े एल्बम होते थे, वो ईद पे लॉन्च हुआ करते थे। तो मेरे जो एल्बम था डिस्को लीडर के नाम से, वो ईद पे लॉन्च हुआ था। और मैंने जितने भी उसमें 13 गाने थे, 13 के 13 हिट गाने थे। आ जाना दिल है दीवाना, ये फैशन के नए रंग आया है, मौसम प्यार का, और आ जाओ ज़रा मेहंदी लगाओ, शाबाब नखरा गोरीदा। मतलब उसके हर गाने माशाल्लाह अपनी जगह पे एक से बढ़कर एक गाने थे। और वो एल्बम जब मैंने रिकॉर्ड किया तो लोग मुझ पर हंसते थे, यार क्या गाना गा दिया तुमने, हवा हवा। मैंने कहा यार जो गाना मैंने गाया है ये गाना फ्रेश गाने हैं, जब लोग सुनेंगे एक दो दफ़ा उसके बाद ये सारी दुनिया में बजेंगे। यानी यू वर दैट कॉन्फिडेंट? इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन था। अब मेरा सवाल है ये, एक गाना और था आपका कि ऑब्वियसली शादी तो सर आपने की है ना, है ना, आपने कर ली, दूसरों का बाकी सबको आपने लगा दिया शादी ना करना यार, वो पछताओगे सारी लाइफ। ये क्यों भाई, ये क्यों किया? बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। पता है आपको क्या, अब मैंने जो बेसिकली एडवाइस दिया था, एक एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज था
क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल, दुनिया का कैंपेन चल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और आप देख रहे हैं पॉपुलेशन इतना ओवर हो चुका है कि एक रोटी है तो 50 खाने वाले हैं। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने हंसते हुए एक मैसेज दिया कि आप हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी गुजारें, शादी भी कीजिए लेकिन बच्चे कंट्रोल करें। हिप हप नाच गाओ हंस खेलो तुम, हिप हप नाच गाओ मौज करो तुम, हिप हप नाच गाओ खाओ पियो तुम, हिप हप नाच गाओ घूमो फिरो तुम, बट आई टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 आओ मेरे पास, आओ सुनो मेरी बात, सुनो जरा गौर से ध्यान से ओ यार, सुनते ही तुम्हें चढ़ जाएगा बुखार, शादी से पहले जाना पड़ेगा बाजार, सर पे पड़ेगी मुसीबत धुआंधार, नेकलेस अंगूठी सोने का हार, 1 वॉशिंग मशीन 1 VCR 1 स्टूडियो 2 कलर टीवी, तब कहीं जाके मिलेगी तुम्हें बीवी, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। मतलब कि कितना रेलेवेंट है ये गाना, ये आज भी रेलेवेंट है। अच्छा हसन भाई, आज जब आप देखते हैं कि अभी रिसेंटली आपका बॉलीवुड में भी ये गाना ऑल्दो के वो उसका कोई तकाबुल है ही नहीं आपके उससे, तो जब इतने सालों बाद एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को दोबारा उस गाने की ज़रूरत पड़ती है, फीलिंग क्या होती है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुशी इसलिए होती है क्योंकि वाहिद गाना है 17-18 दफ़ा अभी तक फिल्मों में आ गए हैं और मज़ीद आने की लाइन पर लगे हुए हैं। तो ये एक तारीख़ है, हिस्ट्री है म्यूज़िक की दुनिया का, कोई ऐसा गाना हो जो दुनिया में इतने ज़्यादा मूवीज़ में आए हो, चाहे वो, और जो मुकामी लैंग्वेजेस हैं उसकी फिल्में में अलग आए, लेकिन जो बॉलीवुड हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में उन सब में ये गाना है। आप ट्रैवल इतना करते हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कैप्टन ने जो है कहा हो, एयरोस्टेस ने कहा हो कि आज ज़रा आप सबको सुना दें कोई इस तरह की चीज़? इत्तेफाक से हम अमेरिका शो के लिए जा रहे थे, तो लुफ्थांसा के एयरलाइन पे सारे गोरे, सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश के लोग, सारे लोग फरमाइश कर रहे हैं और मैं गा रहा था, सब एंजॉय कर रहे। अच्छा, हवा तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सुनेंगे जरूर। उसके अलावा कौन सा ऐसा गाना हसन जहांगीर का जो हसन जहांगीर को बड़ा पसंद है, जो कि आज आप हमें सुनाना चाहेंगे? दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना करो, हटो बचो, सीनी मिनी मिनी सिनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मिनी मिनी सिनी सारे गाए जो, सीनी मिनी मिनी सिनी वेरी गुड वो, सीनी मिनी मिनी सिनी जिस लव हो, आराम से इत्मीनान से, इजी होके काम से, परफ्यूम लगा कर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए, रूठे न कोई आपसे, सबका दिल बहलाइए आराम से। क्या बात है, क्या हसन बात भाई, है। ईद पे जरा अब बात कर लेते हैं। ईद कैसे गुजरती है, पहले कैसे गुजरा करती थी और अब क्या मामूलात हैं? ईद तो मैं अब अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता हूँ, और जब वो थे तो अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, तो एहसास नहीं होता था, बड़े नखरे होते थे ईद के, लेकिन अब मुझे एहसास होता कि मैं बड़ा हूँ, तो सबको सिस्टम में, अगर मैं ही सिस्टम में नहीं रहूँगा तो सब सिस्टम से बिखर जाएंगे। तो मुझे एहसास होता है कि सुबह जल्दी उठ के ईद की नमाज़ सबसे पहले पढ़ने, तो छोटे हुए भांजा भांजी बहन भाई दोस्त अहबाब जो भी है, नमाज ये वो घर में एक बड़ा पर्सनालिटी की एक जो होती है ना, उसको देखना पड़ता है। फिर बच्चों को ईदी ये वो अपने रिश्तेदार और भांजे भांजियों को देखना पड़ता है, और अपने जो फैंस हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, और जो भी बाहर के जो भी स्पेशल कुछ लोग हैं उनसे मुलाकात करनी पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है, जो आ नहीं सकते उनसे मिलने के लिए मैं खुद चला जाता हूँ। और आजकल के ज़माने में जो हालात हैं, तो मैं पूरी दुनिया में जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, उनकी मुश्किलें आसान करे। हम आपसे जाते जाते ईदी लेंगे, गाना आपने जरूर हमें सुना के जाना है। ईदी के नाम पे ना थोड़ा सा परेशान हो गए। हाँ, मुझे और से देखने लगे। ईदी हमें जो चाहिए वो आपको पता है। हाँ, तो फिर हो जाए। बिल्कुल। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे।
थैंक यू सो मच हसन सो भाई, रिफ्रेशिंग, जबरदस्त। और अब भी आप सुने इस गाने को तो क्या बात है। क्या बात है, थैंक यू सो मच हसन भाई विद दिस मैसेज के आपका ईद और बहुत ज़बरदस्त गुजरे, बहुत शानदार गुजरे, आपसे इसी तरह मुलाकातें होती रहें हमारी। आखिर में सिर्फ ये कि ईद के मौके पे आप पाकिस्तानियों को एक मैसेज ज़रूर देना। अच्छा, मैं तो सबसे पहले बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आप सबका बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम की, आपके जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझ पर स्पेशली ट्रस्ट किया। और मेरी सबसे बड़ी यही है मैसेज कि सारी दुनिया में इस वक्त हमें एक मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे हमें खड़ा होना चाहिए। हमारे जहाँ जहाँ मुसलमान भाई परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में, उनकी हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए, अपनी खुशी में उनको शामिल करें ताकि उनकी दुख तक परेशानी को हम शेयर कर सकते हैं अपनी खुशियों में। बिल्कुल, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच हसन जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत आपने हमें हमेशा की तरह आज भी एंटरटेन किया और आपके गाने सो रिफ्रेशिंग। लेकिन एक नारा मेरे साथ आप सब लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोई भी त्यौहार हो, मुल्क में कुछ भी इवेंट हो, दो चीज़ें हमारे जी अब हमारे कल्चर में, हमारे कहते हैं ना दिलो जान बस रच बस गई हैं, वो है जी क्रिकेट और सियासत। अभी अभी इलेक्शन हुए और इलेक्शन में दो जमातें जी बड़े आमने सामने रही, उनके बयाने तगड़े बयानिए जो थे वो बस छाए रहे, लेकिन उसमें एक लड़की हमें नजर आई जिसकी जो बयानिया था या जो उसकी जो रील्स थी, वीडियोस थी, उसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और जिस तरह मुखातिब होती थी, बड़े ही बखरा अंदाज। आज ईद के इस स्पेशल शो में हम खुशामदीद कहते हैं सैयदा माह शाह बुखारी साहबा को, दादा की पोती माँ अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको। ईद मुबारक हो आपको। और अब तो आपका नाम दादा की पोती भी पड़ गया है। तो पहले तो हमें बताएं कैसे मतलब जिस तरीके के सोशल मीडिया वॉर चल रही थी इलेक्शन के दिनों में, आपने अपनी जगह बनाई। सो ये आइडिया आपको आया कैसे? दादा की पोती जो है कहाँ से कहानी शुरू होती है? जी, आई थिंक दादा की पोती की कहानी कोई ऐसा कहानी नहीं है, ऐसे शुरू नहीं होती है कि मतलब कोई चीज़ प्लान की थी या कोई एजेंडा बनाया था कि मतलब ऐसे करना है। आई थिंक जो चीज़ आप दिल से करते हैं, आप उसके लिए पैशनेट होते हैं, आपका शौक़ होता है और आप अपना दिलो जान लगा देते हैं, तो फिर उस चीज़ में बरकत आई जाती है। तो मैं सिर्फ गई, मैंने सिर्फ बात की जो मेरे दिल में थी, जो मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मैंने उसी तरह बात की और फिर ये मेरा अल्लाह का करम है कि लोगों के दिलों पे इतना असरअंदाज हुआ और ये चीज़ जो है इस कदर पॉपुलर हो गई। अच्छा, आपका एक डायलॉग तो नहीं, लेकिन आपकी जो एक चीज़ थी वो बड़ा मशहूर हो गया। आपका जो तकरीर करने का तरीका था वो भी बड़ा मशहूर हुआ। ना सिर्फ कुछ लोगों के तो ना तरीके मशहूर होते हैं, लेकिन आपकी पूरी तकरीर लोगों को याद रही है, जिसमें आप मुखातिब करके कह रही हैं कि जी आप मेरे दादा के दोस्त हैं और आप मेरे चचा भी हैं। और ये महा कोई लिखता था, आप खुद लिखती थी या फिर ये ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू होता था? ये जो भी मैंने बोला है ये मैंने कम्प्लीटली ऑन द स्पॉट बोला है, ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं था जो कि मैंने पहले जो है लिखा हो और मैंने उस पर रिवाइज किया और मैंने कहा कि अब ये जाकर मैंने बोलना है। जो लगता है जो बात दिल से कही जाती है लोगों के दिलों पे असर करती है, और अगर आप किसी भी चीज़ को कितना आर्टिफिशियल करें वो नज़र आती है कि वो चीज़ उतनी आर्टिफिशियल है कि चीज़ एक स्क्रिप्ट है और ये रटी रटाई हुई है। आई थिंक सियासत एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका नाम महा है, लेकिन क्या बहुत सारे लोग अब आपको दादा की पोती के नाम से जानते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपके असल नाम के बजाय इस नाम से मुखातिब करते हो? एक्चुअली वो दरअसल शुरू में जब आते हैं तो वो एक उनकी मेहरबानी है, एक बड़ी रिस्पेक्ट के एलिमेंट्स आते हैं, तो कहते हैं कि आप वही हैं। अच्छा। तो वो दादा की पोती या शायद उनको नाम याद नहीं होता, किन्हीं लोगों को नाम भी याद होता है। हाँ। तो कहते हैं आप सैयदा माह बुखारी हैं, लेकिन जिन लोगों को नाम याद नहीं होता और उनको दादा की पोती से याद है तो कहते हैं कि आप वही हैं। तो मैं जी समझ जाती हूँ, मैं कहती हूँ जी मैं बिल्कुल वही हूँ। तो जो है मतलब अगर वो मुझे दादा की पोती भी कहें तो जो है मैं अपनी दादा की पोती हूँ, और मैंने आई थिंक इस बात का जिक्र काफ़ी इंटरव्यूज में किया है कि मतलब आई एम प्राउड ऑफ दिस। जब कैंपेन करके घर जाती थी तो घर में, अब क्योंकि बाहर तो आप पॉलिटिशियन हैं और अब वायरल भी हो जाती थी, लेकिन घर में तो आके आप बहन भी हैं और बेटी भी हैं, तो कोई इस तरह का मुकाबला होता था बहन से
कि देखा आज मैंने कैसा किया, तो बहन ने पूछा होगा नहीं तुमने नहीं किया, जैसे मैंने परसुएट किया तुमने नहीं किया। तो ये वाली सिस्टर वॉर भी चलती थी, या फिर वालिद आपको कहते थे बेटा तुमने बड़ा ज़बरदस्त किया, तो ये वाली चीज़ भी होती थी? आई थिंक थोड़ा सा कंपटीशन में एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि मतलब जो है आप आई थिंक प्यार में आप एक दूसरे को कह रहे होते हो, लेकिन मेरा और मेरी बहन का जी एक ऐसा खूबसूरत बॉन्ड है, एक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक है आज तक कि हमने मतलब अगर वो देखेगी कि मैंने कुछ चीज़ बेहतर की है तो मुझे कि मतलब तुमने ये चीज़ बहुत अच्छी की है, मतलब जैसे तुम कर सकती हो वैसे कोई नहीं कर सकता। और वो मुझे एक लाइक बूस्ट देगी, एक कॉन्फिडेंस देगी। और इसके हर वालिद अपनी बेटियों से मतलब अपनी औलाद से खसूसन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे मेरी या मेरी बहन की वो स्पीचेस नहीं देख सकते थे या नहीं सुन सकते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो करेंगे तो उनको नजर मतलब हमें नजर लग जाएगी। सही बात है, मतलब उनकी नजर लग जाएगी। अच्छा, तो उनके दिमाग में एक चीज है कि मतलब अगर मैं अपनी बेटी की सुनूंगा तो कहीं मेरी बेटी को नजर ना लगे, मेरी ही नजर ना लगे। महा, आखिर में जाते जाते क्योंकि आपके जो दादा के दोस्त हैं इस वक्त गाँव में जो कि आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टाइल में उनको ईद मुबारक तो कहती जाएं प्लीज। दादा के दोस्तों को जो कि हल्के में हैं, जो जहाँ भी हैं, बल्कि जितने भी दादा मौजूद हैं और जितने भी बाकी लोग मौजूद हैं, तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। और अल्लाह ताला जो है इस ईद के मौके पे, खुशियों के मौके पे हमारे मुल्क को खुशी अता करे और हमें तरक्की की राह पर गामजन करे और हम सब की जो है रिस्क में, हम सब की जो है तकलीफें दूर करे, हमारे रिस्क में, हमारी खुशियों में जो है अल्लाह ताला इजाफा करे और हमें अगले रमज़ान को देखने की और अगले रमज़ान में अल्लाह ताला के काम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सैयदा महा बुखारी, दादा की पोती हमारे साथ थी आज ईद के दिन। अब हमारे पास जो गेस्ट हैं, जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो मैं क्या कहूँ कि उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए हैं। मैं थक जाऊंगी गिनते गिनते, मगर वो इतने वर्सेटाइल हैं। आप बताएं उन्होंने क्या क्या नहीं भाई किया। अब मैं बताती हूँ कि वो एक्टर भी हैं, वो होस्ट भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो आरजे भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है फैसल। इस सब के ऊपर उन्होंने मास्टर्स किया हुआ फिजिक्स में, ठीक है। सोचिए फिजिक्स ड्राई हमें लगती है ना। आपके कितने मार्क्स आए थे फिजिक्स में? मार्क्स याद नहीं है बताने वाले। मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। 75 में से 33 और प्रैक्टिकल में 25 में से 12.5। बहुत ही कन्नियों से आपके भाई ने निकाला था बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप वर्सेटाइल इतने ज़्यादा जब होते हैं तो ये खुदा का खास करम होता है आप पे। आप उन्हें बहुत मॉडलिंग और कॉमेडी नहीं भूलनी है। वो रह गया था। का ताल्लुक कॉमेडी से कैसे हुआ ये मैं जानना चाहती हूँ आज के शो में। तो ये उन्हीं से हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज समू साहब। अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे पहला आपसे सवाल, अयाज समू साजिद बिल्ला कौन ज़्यादा मशहूर है? यार ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। अब तक काफ़ी लोगों को लगता है कि साजिद बिल्ला एक अलग इंसान था ऑल टुगेदर। अब तक काफ़ी लोगों को नहीं पता कि उसके पीछे मैं था। और इवन मुझे आज तक याद है पहली दिन शूट की, आई गेस हमने उसका गाना रिकॉर्ड किया था, पायलट रिकॉर्ड किया था। तो मैंने मेकअप नहीं उतारा था, मैं डायरेक्ट ऐसे ही चला गया था घर। मैं घर में एंटर हुआ, मेरी खुद की अपनी ज़ाती अम्मी मुझे नहीं पहचान दी, यानी ये कौन आ गया। तो ये वो आई गेस कैसा कैरेक्टर था कि जो आपने उसी कैरेक्टर में बात तो नहीं कर ली थी आंटी से? यार रह जाता है, पता वो अभी भी कभी कभार निकल आता है। वो रचा है बसा हुआ इतना मेरे अंदर कि वो कभी कभार कहीं ना कहीं निकल आता है। तो आपके भी दिल के करीब है? हाँ बहुत आई गेस उस जिस चीज़ से आपको लोगों का प्यार मिला हो, जिस चीज़ से लोगों की इज्जत मिली हो आपको, आई गेस आपको भी उसको उतना रिगार्ड करना चाहिए। अभी भी काफ़ी जगहों पे लोग कहते हैं यार हम आपके उस कैरेक्टर को बहुत मिस करते हैं, आपको दोबारा लाना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा देखो एक चीज़ को अपने प्राइम पर मैंने छोड़ दिया ना, आज लोगों को याद है। अगर शायद उसको 2-3 साल और कर लेता तो वो ड्रैग हो जाता। अच्छे नोट पे वो कहते हैं ना, हमारे क्रिकेटर्स को भी चाहिए कि जब अपनी पीक पर हो ना रिटायरमेंट ले लें। सिर्फ चंद क्रिकेटर्स को नसीब होता है, सबको नहीं होता। कोई मुझे आपका कैरेक्टर जिससे आप हमारे नाजरीन को दोबारा यादें ताज़ा करा दें, कुछ 2-3 लाइनें। मैं तो कह रहा हूँ कि साजिद बिल्ला के 2-3 जुमले हो जाएं जरा कड़क वाले। ईद पे नाजरीन हमारे साथ मौजूद है साजिद बिल्ला, जो कि ईद पे आपको खुसूसी पैगाम देंगे। ओवर टू यू साजिद।
अस्सलाम वालेकुम क़वातुन हज़रात, आप लोगों को ईद मुबारक। भाईजान रमजान सारा इबादत कर लिया, अभी ईद पे सो नहीं, उठो जाओ बाहर घूमो फिरो, नमाज पढ़ो। भाईजान सबको देखो नहीं, ईद का एंजॉय करने का दिन है। तुम लोग इधर नमाज पढ़ के आते, शिव कुरमा खाता, सो जाता है, शाम में उठता है। अरे तो नया कपड़ा किसके लिए लिया? क्या बेडशीट ही सिलवा लेता फिर तुम? तो जाओ बाहर घूमो फिरो। अच्छा अयाज, आपने तो कुछ नहीं छोड़ा, कोई प्रोफेशन है जो म्यूजिक से आगाज आपने किया, तो म्यूजिक की तरफ कैसे और कुछ अपना? अच्छा मैंने सिंगिंग नहीं की थी एक्चुअली, मेरा जो साजिद बिल्ला का जो कैरेक्टर था ना, उसी का अपना एक ट्रैक था, वो मैंने किया था। अच्छा। तो उसके अलावा मैंने कोई, मेरी आवाज़ ऐसी है कि जो शो खत्म करना हो ना, बिल्कुल जब नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, बाथरूम में अपनी आवाज़ से डर जाता हूँ, मैं इतना बुरा हूँ। क्या कह रहे थे आप? शो खत्म करना हो तो? हाँ फिर मुझे आप गवा दें, बिल्कुल ऑडियंस जब खत्म भगानी हो ना तो मुझे स्टेज पे चढ़ा दें, मैं आपको इसमें मायूस नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो साजिद बिल्ला का ट्रैक है ना, फिर हम आपसे जाते जाते लाजमी मुझे अब मुश्किल रहा, बहुत मुश्किल रहता, मुझे याद नहीं। अच्छा, ईद की यादें कैसा होता था बचपन में? क्या डिफरेंस फील होता है? और अब क्या डिफरेंस आ चुका है? आई गेस अब की जो जनरेशन है ना, हम तो भाई स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे, रोडों पे खेलने वाले बच्चे। हम क्या करते थे, मोहल्ले में जो बेकरीज होती थी बाकायदा वहाँ पे शामियाने लगते थे, कुर्सियाँ लगती थी, तो हम वो चेने, घड़ियाँ, बदनुमा सा चश्मा, अजीब से कपड़े जो उस वक्त फैशन होता था, ऊपर का बटन बंद, और हम कुर्सी पे बैठ के बादशाह सलामत के तरह वो जो 4 रुपए की या 5 रुपए की उस वक्त जो कोल्ड ड्रिंक आती थी, हम वो उस तरह पीते थे कि वो वाकई लगता था कि ईद हमारे लिए है। और उस वक्त आई गेस वो माहौल भी ऐसा था कि हम आराम से बच्चों को गलियों में छोड़ दिया करते थे, और अब हम नहीं छोड़ते। ईदी आपको लगता था आपके पास बड़ा खजाना आ गया जो खत्म ही नहीं होके दे रहा, जबकि वो इतने ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे। और आई गेस उस वक्त के बच्चों के ना गोल्स भी बहुत डिफरेंट थे। अब के बच्चे क्योंकि डिजिटल हो चुके हैं, उनके मोटिव्स बहुत डिफरेंट है। हमारा तो पूरा लाइक ईद से पहले ना एक प्लान होता था कि अच्छा यहाँ से 10 रुपये ईदी मिलेगी, यहाँ से 15 रुपये मिलेगी, पानी वाली गन आती है 8 रुपये की, अच्छा दूध की बोतल आती है 7 रुपये की। तो हम पूरी ये एक पूरी मैथमेटिक्स चल रही थी चांद रात पे कि यहाँ से पैसे आने और यहाँ खर्च होने हैं। अब के बच्चों का वो नहीं है। अब के बच्चों को आप पैसे दे दें और उन्होंने पैसे तो साइड पे अम्मी ने ले लेने, उनको फोन्स में इंटरेस्ट है, उनको अब डिजिटल गैजेट्स में इंटरेस्ट है। तो आई गेस वो हमारा वाला बचपन एक बहुत डिफरेंट। अम्मियाँ जो पैसे ले लेती हैं वो वापस मिलते हैं? आज तक नहीं मिले। ये बड़ा सवाल है भाई। ये मैं सुप्रीम कोर्ट में इसमें मैं जाऊंगा, पिटीशन फाइल करूंगा। अम्मियों का हक होता है, अम्मियों का हक होता है उन पैसों पे, लेकिन बच्चों को दे देने चाहिए। मगर वो ये कह के लेती है ना, उन फला खाला आ गई उनके बच्चों को देने, मैं तुम्हें बाद में अच्छा ये होता था इधर ये नाजरीन, ये हमारे सियासतदानों तो ये कहानी यहीं से तो नहीं। मजाक में सदफ ने असलियत बता दी है कि बेटा वो खाला की बेटी आई जो उनको मिली है वो इधर दे दो, इधर की उधर, उधर की इधर। व्हाट इज योर लाइक फ्यूचर प्लान? क्या है अब आपके? अभी तो शो चल रहा है एयरवेव नेटवर्क पर ही, द नाइट शो, फिलहाल तो उसी पर फोकस किया हुआ है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं पाइपलाइन में। आई होप जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसे ही हो तो। और जाते जाते आज के दिन के हिसाब से कोई पॉजिटिव मैसेज प्लीज? अरे ज़िंदगी भाई, आप चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, सबको एक ही ज़िंदगी मिली है, वो आपकी ही मर्ज़ी से चलनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें खुश रहना है तो आप खुश भी रह सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि आपने डिप्रेशन में गुजारनी है, वो भी आपके हाथ में है। क्या बात है। दोनों सूरतों में ज़िंदगी तो आपने जीनी है। थैंक यू सो मच अयाज भाई। तो आपकी मुलाकात आज हमने कराई बहुत सारे सेलिब्रिटीज से और उनसे जानने की कोशिश की कि वो कैसे ईद मनाते हैं, कैसे मनाया करते थे और अब कैसे मनाते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, नहीं तब्दील होती तो वो जज्बात जो ईद के साथ जुड़े हैं और वो एहसासात जो इस खुशी भरे लम्हों के में जुड़े होते हैं। और इसी के साथ जी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और ईद की खुशियों में दूसरों को शरीक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ईद का स्पिरिट यही है, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग। इसी पैगाम के साथ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।